सर्वप्रथम मैं स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश के माननीय अजय कुमार जी, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी और डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे स्वदेशी चौपाल में आज अपने मन की बात यानी स्वदेशी के विषय में कुछ बातें रखने का अवसर दिया। स्वदेशी मैंने कहा मेरे मन की बात, और वास्तव में स्वदेशी कोई एक शुष्क परिभाषा नहीं है। स्वदेशी कोई एक अवधारणा नहीं है जिसको पुस्तकों में ढूंढा जाए, जिसकी विशेषज्ञों से और विशेष राय जिसके विषय में ली जाए। स्वदेशी एक भावना है और स्वदेशी देश के प्रति स्व की भावना का प्रगटीकरण है। अर्थात देश के प्रति स्व की भावना से क्या अर्थ हुआ? तो देश को मां के रूप में देखना, यानी वह धरती जिस पर हमने जन्म लिया, जिस पर हम खेल कूद कर बड़े हुए, अपना जीवन यापन करते हैं, अपने सब मनोरथ पूरे करते हैं, उस धरती को मां के रूप में देखने की जो प्रवृत्ति है वह स्वदेशी है। और स्वदेशी कोई नया विचार नहीं है। स्वदेशी भारतीय चिंतन में रचा बसा विचार है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, यह सैकड़ों वर्ष पहले कहा गया। और स्वदेशी की भावना को देखना है तो हजारों वर्ष पहले या शायद और भी पीछे, तो भगवान राम की वह उक्ति ध्यान करें जब वो कहते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिसे गीत की पंक्तियों में कहा गया कि स्वर्णमयी लंका न मिले मां, अवधपुरी की धूल मिले। यानी सोने की लंका से ज्यादा प्रिय मुझे अवध है। धूल, वह भले ही धूल की मिट्टी की नगरी हो। तो स्वदेशी में स्व का भाव है, अपनत्व का भाव है, एक जिसको कहते हैं कि अदृश्य बंधन, वह बंधन होता है। और स्वदेशी में संतुष्टि भी है और त्याग भी है। स्वदेशी के बारे में इसी प्रयागराज में एक घटना का उल्लेख करूं तो बात स्पष्ट होगी। ये बात 90 के दशक के पूर्वार्ध की है, जब गैट समझौते पर बहुत चर्चाएं थी। WTO के समर्थन में और WTO के विरोध में बोलने वालों की भरमार थी। स्वदेशी का आंदोलन बहुत प्रखर रूप से चल रहा था और कई संगठन स्वदेशी की बात कर रहे थे। तो स्वाभाविक है कि प्रयाग में जहां और बुद्धिमान छात्रों का जमावड़ा है, प्रतियोगी छात्रों का एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ रहता है। कमरों में चाय की दुकानों पर, छात्रावासों में जो तात्कालिक महत्व की बातें होती हैं उन पर मुखर चर्चाएं होती हैं, तीखी बहसें होती हैं। और ऐसी ही बहस एक लॉज के कमरे में चल रही थी। स्वदेशी में गुणवत्ता नहीं है, विदेशी में गुणवत्ता है, आदि की चर्चाएं चल रही थी। और उस पूरी बहस में शुष्क तार्किकता से ऊब कर, खींच कर एक छात्र ने कहा कि मेरी मां देखने में सुंदर नहीं है तो मैं क्या करूं?
किसी सुंदर स्त्री को पकड़कर अपनी मां बना लूं, मां बदल लूं। इस एक उक्ति ने स्वदेशी के पीछे की जो भावना है उसको स्पष्ट कर दिया कि जिससे हमारा लगाव होता है, अपनापन होता है, वह जैसा भी होता है वैसा ही प्यारा होता है। और इसी नाते स्वदेशी को लेकर जब बहुत प्रकार की तुलनाएं की जाती है और स्वदेशी भाव से, इस स्वदेशी भाव का प्रकटीकरण कैसे हो, इस दिशा में मैं आगे जब बढ़ रहा हूं, तो स्वदेशी भाव का प्रकटीकरण कैसे होगा? तो स्वदेशी वस्तुओं को, स्वदेशी परंपराओं को, स्वदेशी संस्कारों को, स्वदेशी शिक्षा को, स्वदेशी आचार विचार को अपनाना। और भारत में मैकाले की लंबी शिक्षा पद्धति के, मैकाले की शिक्षा पद्धति के अंदर बीते लगभग 250 साल मार्क्सवाद और साम्यवाद के जो चिंतन थे, उन चिंतनों को एक योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा क्षेत्र में डाला गया और उस शिक्षा क्षेत्र में पढ़ने वाले पिछले 50-70 सालों से इस प्रकार के चिंतन को पढ़ते समझते कक्षाओं में सीखते आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे युवाओं में, हमारे जनमानस में, हमारे बच्चों में हमारी परंपराओं को लेकर, हमारी आस्थाओं को लेकर, हमारे स्वदेशी को लेकर भावनाएं शेष हैं। अर्थात स्वदेशी की भावना हमारे जनमानस में, हमारे संस्कारों में कितनी गहरी रही होगी और कितनी गहरी है कि इतने आघातों के बाद भी वह बनी हुई है। हाँ, बाहरी चकाचौंध, बाहरी विचारों के प्रभाव और शिक्षा पद्धति के माध्यम से, शिक्षा की विषय वस्तु के माध्यम से प्रगतिशीलता और स्वदेशी को छोड़कर कुछ परदेशी अपनाने में है, विदेशी भाषा सीखने में है, ऐसी जो एक लंबा चला है उसका प्रभाव दिखता है। परंतु स्वदेशी का नामो निशान मिट गया हो यहाँ के लोगों के मन से, तो ऐसा नहीं हो पाया। स्वदेशी की स्मृतियां शेष रह गई। लेकिन स्वदेशी के प्रति दुराव रखने वाले, और ये कौन है? तो सामान्यतया जो भोगवाद को ही जीवन समझते हैं, जो शारीरिक सुख, इंद्रिय सुख को ही सर्वोपरि रखते हैं, जो संभवतः पश्चिमी कल्चर जिसे कहा गया था कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, भारत में भी जिस विचार को चारवाकों ने रखा, परंतु भारत के जनमानस ने जिसको स्वीकार नहीं किया, अपवाद स्वरूप कुछ एक चारवाक मत के अनुसार जीवन यापन करने वाले हर कालखंड में रहे होंगे। लेकिन पश्चिम के समाज ने तो इसको एक सामाजिक मान्यता के रूप में, एक सामाजिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया था और वहां का बहुसंख्य ईट ड्रिंक एंड बी मेरी को ही जीवन की सफलता, सार्थकता मानता था। तो इसका प्रभाव हुआ, लेकिन इसका प्रभाव हुआ किस पर? तो इसका प्रभाव हमारे गांव गिराव के भोले भाले लोगों पर नहीं हुआ। इसका प्रभाव छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में नहीं हुआ। इसका ज्यादा प्रभाव दिखा तो उच्च शिक्षा प्राप्त, उच्च पदस्थ, कोई जो आप कह सकते हैं बड़े उद्योगपति हो सकते हैं, बड़े अधिकारी हो सकते हैं, आईएएस, पीसीएस ऐसे। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि स्वतंत्रता के बाद भी जो नौकरियों का, जो व्यवस्था का ढांचा था, वो वही अंग्रेजों का चला आ रहा था। तो मीटिंग्स में सूट पहनना है, टाई लगाना है, भले ही वो जून और मई का महीना हो, टेबल पर खाना है। तो ये वर्ग उससे प्रभावित हुआ। और आप देखेंगे कि यही कारण है कि जब स्वदेशी का विषय उठता है तो अंग्रेजी माध्यम का अखबार स्वदेशी का मजाक उड़ाने में लगता है और क्षेत्रीय भाषाएं या हिंदी भाषाओं के जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वे स्वदेशी के पक्ष में बोलते दिखते हैं। ये विभाजन स्पष्ट कर देता है कि स्वदेशी को अव्यवहारिक कहने वाला वर्ग कौन है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी मनोदशा क्या है। और फिर
क्योंकि स्वदेशी को अपनाने में बहुत सारी सुविधाएं सुख छोड़ने की बात आएगी तो एक घबराहट पैदा होती है ऐसे वर्ग को जो बहुत बड़े पैमाने की सुविधाओं का भोग कर रहा होता है। तो इससे बचने के लिए वो तर्क देता है, शुष्क तर्क देता है, और फिर एक विवाद पैदा किया जाता है कि स्वदेशी या विदेशी। ये विवाद और इस देश में बहुत चला कि अच्छा आप स्वदेशी के बहुत बड़े समर्थक हैं तो आप ये जो मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम के लिए, ये मशीन तो विदेश से आई है, इसकी तो टेक्नोलॉजी भारत की नहीं है। यहां तक होता है अभी हाल में ही जब स्वदेशी का मुद्दा फिर से उठा है, खासकर जब प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की बात की और उसी पूरे कथन में विदेशी निवेश को आमंत्रित करने की भी बात की गई, तो यह मुद्दा फिर से उठ खड़ा हुआ और द्वंद्वात्मक स्थिति में प्रस्तुति करते हुए इस पर चर्चाएं भी आरंभ हुई। सोशल मीडिया बहुत इस प्रकार के समाचारों बहसों से गर्म रहा। लेकिन ये जो रिजिडिटी है, ये जो संकुचितता है, जो संकीर्णता है स्वदेशी के विषय में, इसकी भी जड़ें कहां से आती है? तो इसकी भी जड़ें महात्मा गांधी के द्वारा जो स्वदेशी का आंदोलन चलाया गया और जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की गई, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की बात की गई, उस आंदोलन से प्रभावित होकर के जो बहुत कट्टरपंथी गांधीवादी हुए, उन्होंने इस प्रकार की जड़ता को समाज में स्थापित किया। और गांधी का असली भक्त कौन, गांधी का असली अनुयायी कौन? तो जो खद्दर पहनता है, जो मरे हुए पशु के चमड़े से बनी अपने लोकल बाजार की चप्पल ही पहनता है, जो किसी भी प्रकार की विदेशी चीज का त्याग करता है, भले ही उसका दैनंदिन जीवन कठिनाई में पड़ता हो या वह उसकी प्रगति बाधित होती हो, इस प्रकार की स्थितियां समाज के सामने आई। कई उत्साही लोगों ने इस प्रकार से लिखा भी कि किसी भी हालत में और विदेशी को नहीं स्वीकारना चाहिए। लेकिन इन सभी गांधी के अनुयायियों ने महात्मा गांधी को ही ठीक से नहीं समझा। और महात्मा गांधी को समझने के लिए या उनके द्वारा जो स्वदेशी को भारत में पुनर्स्थापित किया गया, जैसा मैं कह रहा था कि स्वदेशी तो यहाँ के आदिकाल से चला रहा है, यह भाव भगवान राम के समय से उसके उल्लेख मिलते हैं और बीच बीच के काल में भी मिलते हैं। लेकिन गांधी ने उसको पुनः एक आंदोलन के रूप में जब स्थापित किया, और इस नाते में गांधी जी को एक माइलस्टोन के तौर पर इस यानी स्वदेशी की जो अनवरत यात्रा है भारतीय समाज की, उसमें एक मील के पत्थर के रूप में महात्मा गांधी को लेकर जब आगे कहने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी को भी लोगों ने ठीक से नहीं समझा, और उसके लिए कोई बहुत पुस्तकें पढ़ने की, बहुत ज्यादा इधर उधर जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार महात्मा गांधी का जो सबसे लोकप्रिय चित्र है, जो हर ऑफिस में दिख जाता है, उसको ध्यान से देख लें। महात्मा गांधी के शरीर पर खद्दर का कपड़ा है, लंगोटी है और एक शरीर पर डाला हुआ टुकड़ा है, लेकिन और उनके पैर में एक देखने में भद्दी सी स्थानीय कारीगर द्वारा बनाई गई चप्पल दिखाई देती है, हाथ में एक मोटा सा सोटा होता है। ये सब स्वदेशी है। लेकिन उन्हीं महात्मा गांधी की आंख पर एक चश्मा है जो भारत में उस समय नहीं बनता था। उनकी कमर से लटकी हुई एक घड़ी है जो उस समय भारत में नहीं बनती थी। फिर महात्मा गांधी के जीवन पर ध्यान देंगे तो महात्मा गांधी हर पत्र का उत्तर देते थे, और इतने सारे पत्र एक दिन में वो नरकट की कलम से नहीं लिखते थे, वो फाउंटेन पेन यूज करते थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की रेल का इस्तेमाल किया जन जागरण के लिए, कार का इस्तेमाल किया। तो महात्मा गांधी के जीवन से यह स्पष्ट संकेत है
कि स्वदेशी को अपनाना है, परंतु समाज की उन्नति के लिए, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए जहां विदेशी की आवश्यकता है और स्वदेशी विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो वहां विदेशी को अपनाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और महान चिंतक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भी इसी बात को कहा कि विदेशी को स्वदेशानुकूल बनाकर उपयोग करो और स्वदेशी को भी युगानुकूल बनाओ। आज से 500 साल पहले कोई स्वदेशी जिस रूप में उपयोग होती थी, आज भी उसी रूप में उसका उपयोग करना या कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो काल के सापेक्ष स्वदेशी का रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्वदेशी का प्रोग्रेसिव वर्जन आता है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। लोग तकली पर धागा काटा करते थे, लेकिन तकली पर तो बहुत थोड़ा सा धागा होगा। तो महात्मा गांधी को अंबर चरखा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। और भारत का पूरा इतिहास उठाकर आप देखें तो भारत का, और चिंतन उठाकर देखें तो भारत का चिंतन उदार चिंतन है, और जो उदार चिंतन है वह संकुचित हो नहीं सकता। उसमें घृणा भाव से त्यागने की भावना होती नहीं है। स्वदेशी का प्रेम है, पर विदेशी के लिए घृणा नहीं है। स्वदेशी का प्रेम है, इसलिए जहां स्वदेशी है वहां हम उसको स्वीकारेंगे, लेकिन विदेशी के नाम से घृणा करेंगे और इसलिए हमारा जीवन चलता है या न चले, देश की सार्वभौमिकता खतरे में पड़ती है तो पड़ जाए, समाज प्रगति नहीं कर पाता है तो न करे। यह जो जड़ चिंतन है, यह न इस देश में कभी था, न इस देश को समझने वाले और इस देश की संस्कृति को अपनाकर जीने वालों ने कभी अपनाया, न आगे कभी यह संकुचित चिंतन, यह जड़ चिंतन इस देश के जन जन पर प्रभावी हो सकता है। और इस नाते स्वदेशी का हमारा आग्रह वह एक विशिष्ट संदर्भ में होगा, काल सापेक्ष होगा। समय बदलने के साथ स्वदेशी के आग्रह का रूप भी बदल सकता है। यानी आज से 500 साल पहले, 400 साल पहले परिवहन के साधन नहीं थे। परिवहन के साधन नहीं थे तो लोग बैलगाड़ियों में, तांगा में, घोड़े पर यात्रा किया करते थे। लेकिन ये जो मेट्रो है, ये तो विदेशी तकनीक पर आधारित है, इसलिए इस मेट्रो का प्रयोग नहीं करेंगे और शहर में जैसी भी सिटी बस है उसी में यात्रा करेंगे। भले ही एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में 2.5 घंटा लग जाए और मेट्रो से 20 मिनट में पहुंचते हैं, तो कुल मिलाकर क्षति किसकी हो रही है? क्षति इस राष्ट्र की हो रही है। इस देश को सुरक्षा की आवश्यकता है और उसके लिए विदेशी तकनीक के उपकरण लेने हैं, हथियार लेने हैं, तात्कालिक आवश्यकता है, तो उसको लेने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए विदेशी अनिवार्यता बन रही है, अपरिहार्य बन रहा है, तो उसको स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अभी विदेशी मिल गया और उससे काम चल गया तो स्वदेशी को भूल जाएं और उसको बैक बर्नर पर रख दें, उसको इग्नोर करना शुरू कर दें, यह उचित भी नहीं। तो हमारी तात्कालिक आवश्यकताएं हैं, उसके लिए विदेशी को स्वीकारेंगे। हमारी तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप जहां जहां विदेशी तकनीक, विदेशी वस्तु या विदेशी विधा के बिना काम नहीं चलने वाला है तो उसको स्वीकारेंगे। लेकिन विदेश से हमको सहयोग मिल गया, विदेशी चीजें मिल गई और उससे हमारा काम चल गया, तो स्वदेशी को विकसित करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। और भारत में है, क्षमता है, अक्षुण्ण क्षमता है। और इसके कई उदाहरण हैं कि एक समय जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, तो भारत के ही एक नौजवान बीपी भाटकर ने और संकल्प लिया और कई वर्षों तक
प्रयास करके परम कंप्यूटर विकसित किया और परम बहुत अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर था, उसकी गति भी बहुत अच्छी थी। ये ठीक है कि वो सुपर कंप्यूटर जैसा उस समय एकदम नहीं था, लेकिन उसने भारत का काम चलाया और होते होते आज हमारे वैज्ञानिक बहुत अत्याधुनिक रिसर्च कर रहे हैं। तो कहने का आशय यह है कि विदेशी को लेकर के जो एक खाका खींच दिया जाता है, मैं उदाहरण दूं तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस बिंदु को इंगित करना चाहता हूं। कि मेरे एक पुराने विद्यार्थी ने और फेसबुक पर एक कथन लिखा, स्वदेशी मतलब देश में बनी हुई वस्तु। उन्होंने मुझे भी टैग कर दिया था। अभी वो उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकारी है। तो उनसे जुड़े हुए जो तमाम लोग थे, उसमें वहां के व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी थे। तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने उस पर टिप्पणी लिखी कि यदि कोरोना की दवा विदेश में विकसित होती है तो उसे लेना है या नहीं लेना है। इस प्रकार की टिप्पणियां उस जड़ मानसिकता को दिखाती हैं जो स्वदेशी को समझते नहीं और सामाजिक जीवन में या तो काला या सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें खोजते हैं। और दरअसल मेरा मत यह है कि ऐसा नहीं है कि वे समझते नहीं हैं, लेकिन वे अपने विदेशी के प्रति लगाव, आकर्षण को जस्टिफाई करने के लिए उनके अंदर हीन भावना न पैदा हो जाए कि वो विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, इसलिए आक्रामकता अपनाते हुए इस प्रकार की बातें करते हैं। तो स्वदेशी का और विदेशी का विरोध नहीं है, वस्तु के उपभोग के क्षेत्र में मैं ये चर्चा कर रहा हूं। अब दोनों के अपने अपने क्षेत्र हैं और वास्तव में भारत जैसे विकासशील देश में स्वदेशी बनाम विदेशी ये विषय का शीर्षक चर्चा हुई थी तो मैंने ही इसको स्वीकृति दी, परंतु इस कारण दी क्योंकि चर्चा में स्वदेशी बनाम विदेशी करके प्रस्तुत किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि स्वदेशी और विदेशी के बीच एक पूरकता का संबंध है, एक तालमेल है। हम बहुत सारे मामलों में दुनिया की महाशक्ति बनना है, हमको अगर विश्व गुरु का स्थान पुनः प्राप्त करना है तो आज हमारे पास हम विश्व गुरु कब बने थे? जब हमारे पास श्रीधराचार्य थे, जब हमारे पास भास्कराचार्य थे, जब हमारे पास आर्यभट्ट थे, जब हमारे पास बाराहमिहिर थे, जब हमारे पास कणाद ऋषि थे जिन्होंने विज्ञान के मूल सिद्धांत दिए, जब हमारे पास कौटिल्य जैसा अर्थशास्त्री था, जब हमारे पास राजनीति शास्त्र के विद्वान थे, जब हमारे पास शंकराचार्य जैसे और अध्यात्म की समझ रखने वाले लोग थे, जब हमारे पास मंडन मिश्र जैसे लोग थे, जब हमारे पास गौतम बुद्ध सरीखे लोग थे, यानी जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं था जिस पर विश्व की श्रेष्ठतम मेधा और विश्व का श्रेष्ठतम ज्ञान भारतीय मनीषा के पास न रहा हो। लेकिन आज विज्ञान में हम पिछड़ गए हैं, इसको मानने में संकोच नहीं करना चाहिए। झूठा दंभ हमेशा व्यक्ति को पिछड़ेपन में फंसाकर रखता है। तो यह सत्य है कि आज की तिथि में वैज्ञानिक आविष्कारों की दृष्टि से, वैज्ञानिक अनुसंधानों की दृष्टि से हम एक अच्छी स्थिति रखते हैं। कुछ मामलों में दुनिया के 5 या 6 देशों में से हैं, लेकिन कुल मिलाकर वैज्ञानिक अनुसंधानों की दृष्टि से हम अभी बहुत पीछे हैं। देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, उसकी सार्वभौमिकता को बनाए रखने के लिए, विश्व में उसके मान को बनाए रखने के लिए, उसके स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए हमने विशेष प्रयास किए। हम परमाणु शक्ति बने, हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, हमने अपने सैटेलाइट्स लॉन्च किए ताकि हमारी प्रगति की यात्रा में हमारी विदेशियों पर निर्भरता बाधक न बने। लेकिन
फिर हमें स्वीकारना होगा कि औषधि में मूल रिसर्च यानी फंडामेंटल रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स और मेडिसिन अब काफी पीछे हैं। हम ऑटोमोबाइल में रिसर्च की दृष्टि से काफी पीछे हैं। हम बहुत प्रकार के उत्पादों को करने के मामले में जो हमारे पास तकनीकी है वह आधारभूत धातुएं हो सकती हैं, सीमेंट की क्वालिटी हो सकती है, न्यूक्लियर से पावर जनरेट करने का विषय हो सकता है, उसके लिए इक्विपमेंट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मामलों में अभी हम पीछे हैं और इसलिए अपने 137 करोड़ भाई बहनों को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए, साथ ही विश्व में अपना एक स्थान बनाए रखने के लिए और जिसके लिए आर्थिक मजबूती भी जरूरी है, तो हमको कई स्थानों पर विदेशी वस्तुओं, तकनीकों, ज्ञानों, विदेशी प्रणालियों इनकी आवश्यकता है। इससे फिर इनकार भी नहीं करना चाहिए। और आवश्यकता किस बात की होती है? तो आवश्यकता इस बात की होती है कि हम एक उत्तम समायोजन स्थापित करें, एक उत्तम संतुलन स्थापित करें और लोगों के मन को ठीक करें, जन मनोविज्ञान को ठीक करें, मास एजुकेशन करें। यानी ये शिक्षण संस्थाओं से नहीं होगा, यह जन आंदोलनों द्वारा जनमानस को शिक्षित करने की आवश्यकता है कि स्वदेशी के आग्रह को जड़ता से नहीं लेना है, स्वदेशी के आग्रह को बुद्धिमत्ता से स्वीकार करना है। स्वदेशी का आग्रह यह हमको कुछ कष्ट दे सकता है, हमारे लिए कुछ असुविधाएं उत्पन्न कर सकता है, उसके लिए अपना मन कड़ा करना है। लेकिन ये कष्ट, ये असुविधाएं वे होंगी जो तात्क्षणिक कष्ट के रूप में हो सकती हैं, तात्क्षणिक असुविधाओं के रूप में हो सकती हैं, परंतु जिससे हमारी व्यक्तिगत प्रगति की यात्रा, समाज की प्रगति की यात्रा, राष्ट्र की प्रगति की यात्रा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम विदेशी महंगे जीन्स, टी शर्ट, कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, निकलने के पहले आईना देखते हैं और खुद ही खुद मन ही मन इतराते हैं। सड़क पर भी छाती तान कर चलते हैं और कनखियों से देखते हैं कि लोग देख रहे होंगे कि मैं कितना आकर्षक लग रहा हूं। शायद स्वदेशी वस्त्र इतने आकर्षक ना हो, शायद स्वदेशी कपड़े इतने कंफर्ट देने वाले ना हो, लेकिन हम कपड़ा कैसा पहनते हैं इससे हमारी कार्य क्षमता पर असर नहीं पड़ता। हम कपड़ा कैसे किस प्रकार का पहनते हैं और कितना आरामदेह पहनते हैं, इससे हमारी बौद्धिकता पर असर नहीं पड़ता। हमने भोजन में क्या खाया, घर का बना स्वदेशी उत्पादों से बना भोजन किया, जलपान किया, या पिज्जा और बर्गर खाया जो इटली से आ रहे हैं, या कोल्ड ड्रिंक पिया जो विदेशियों की देन है, इससे हमारे कार्यकुशलता पर असर नहीं पड़ता, हमारी प्रोडक्टिविटी पर असर नहीं पड़ता, हमारे विद्यार्थी के नाते अंक अर्जित करने पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये मन को खुशी इसलिए देते हैं क्योंकि हमने अपने मन में यह धारण किया हुआ है कि इनसे खुशी मिलती है। यदि हम मन में यह धारण कर लें कि हर वह विदेशी वस्तु जो अपरिहार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है, जिसके बिना हमारा जीवन आराम से चलेगा, अगर हम यह धारण कर लें कि हम विदेशी कपड़ों के बजाय स्वदेशी कपड़े पहनेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी, खद्दर का कुर्ता पहनकर और गर्व अनुभव करने लगे अपने मन को कि आज मैंने भारत का कुछ पैसा विदेश जाने से बचा लिया। अब और ये रातों रात नहीं होता है, ये अभ्यास का विषय है, साधना का विषय है। मैं एक अपना व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं कि स्वदेशी के आंदोलन में मैं विद्यार्थी था, भाग लिया, स्वदेशी का उपयोग कर रहे थे, लेकिन चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे शिथिल हो गया। मीडिया से हर तरफ से बार बार विदेशी वस्तुओं का प्रचार होते होते
कब मेरा मन शिथिल हो गया मुझे पता नहीं चला। मेरा बेटा यूएस में है, उसको डिग्री मिलनी थी, वहां जाना था। लोगों ने कहा पैदल बहुत चलना होगा और उसके लिए अच्छे जूते खरीदिए। और ऐसे ही मैं तो भारतीय ऐसे चमड़े के जूते पहनता था, लेकिन वह स्पोर्ट्स शू जैसे जूते खरीदने चाहिए। तो लोगों ने सलाह दी, जाकर अडिडास से जूते खरीद लाया। मैं अपने लिए भी, मेरी पत्नी भी ले। लेकिन जब सोनम वांगचुक ने इस विषय को फिर उठाया तो मेरे मोबाइल पर अभी मैसेज आया है कि अडिडास से एक जोड़ी जूता लेने पर 40% की छूट है। लेकिन वो 40% की छूट का यानी लगभग 2,000 रुपये बचेंगे। लेकिन उसने मेरे मन पर कोई असर नहीं किया, क्योंकि पुनः स्वदेशी का भाव जागृत हो गया है। और मैंने अपने एक पुराने विद्यार्थी से चर्चा की, भाई तुम लोग मॉडर्न लोग हो तो थोड़ा वो भारतीय कंपनी बताओ जो पूर्ण स्वदेशी हो और जिसमें पंपशु भी आराम वाला मिल जाए। तो उसने बताया कि वुडलैंड पूर्ण स्वदेशी है। तो सोचा है कि अब थोड़ा बाजार खुलेगी तो वुडलैंड का शू खरीद लेंगे। तो मन को तैयार करने की बात है। हम विदेशी पेन के बजाय स्वदेशी पेन से लिखें। विदेशी जूते, विदेशी कपड़े, रेबैन का चश्मा लगाने में ऐसा क्या हमको आनंद आ जाता है, लेकिन मन में बसा हुआ है, प्रचारों के द्वारा वो बसाया गया है। तो इंद्रिय सुख प्रदान करने वाली वस्तुओं पर कड़ाई से स्वदेशी का आग्रह किया जा सकता है। लेकिन जहां पर अब जैसे भारत में जब तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाना था तो भारत में तकनीकी शिक्षा देने वाले लोग भी नहीं थे। यानी अंग्रेजों ने अपने समय में एक रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था, रुड़की कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि उनको अपने जगह जगह अपने लिए घर आदि बनवाने होते थे। शहर बन रुड़की में इसलिए खोला था क्योंकि गर्मियों में उनको उत्तर प्रदेश की राजधानी नैनीताल ले जाकर के रखनी होती थी, तो नैनीताल में पूरा टाउनशिप डेवलप करना था। मसूरी में उनको ट्रेनिंग एकेडमी बनानी थी। तो और इस ले दे करके बीएचयू में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया था। तो भारत को जब उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान खोलने थे आईआईटी, तो अमेरिका से मदद ली। उन्होंने प्रयोगशाला के लिए उपकरण भी दिए थे और वहां से विशेषज्ञ भी आए थे आरंभ में शिक्षा देने के लिए। 1961 में प्रक्रिया हुई। तो ज्ञान लेना है। यानी कई बार ये भी चर्चाएं होती हैं कि अरे बड़ा स्वदेशी की बात करते हैं और अपने बच्चे को विदेश में शिक्षा के लिए भेज दिया। ये जड़ता का भाव आज के समय में बिल्कुल भी चलने वाला नहीं और न ही इससे देश का भला होने वाला है। जड़ रूप में स्वदेशी को प्रस्तुत करने वाले लोग वास्तव में स्वदेशी का को क्षति पहुंचाते हैं, क्योंकि तब व्यक्ति को जब ये लगता है कि 10 में से 4 विदेशी वस्तुओं के उपयोग के बिना तो जीवन चलेगा नहीं। दवाएं तो हमको विदेशों में जो अनुसंधान हुई हैं और जो भारत में तो तमाम विदेशी कंपनियां हैं जो दवाएं बनाती हैं, सिप्ला हो, नोवार्टिस हो या और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो विदेशी दवा के बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं और विदेशी तकनीक के बिना हमारी शिक्षा नहीं हो पाएगी। तो जब हमको विदेशी करना ही है तो फिर हम कहाँ स्वदेशी को आग्रह करने वाले हैं, तो चलो ऐसा कर लो। और यह द्वंद्व जब जब खड़ा किया गया, इस देश का नुकसान। जब भारत में स्वदेशी का आंदोलन चल रहा था 1990, 89, 90, 91 से लेकर 94, 95 तक बहुत जोर पर था। उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार आई 1991 में। उसके पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, चंद्रशेखर जी कुछ महीने रहे। नरसिम्हा राव जी की सरकार में आर्थिक सुधार के कार्यक्रम शुरू हुए और आर्थिक सुधार के कार्यक्रम शुरू किए गए। अब वो क्या थे क्या नहीं वो तो अलग विषय है, उस पर इस समय चर्चा करना उचित नहीं है। परंतु उस समय विदेशी कंपनियों को भारत में आने का रास्ता खुला, विदेशी वस्तुओं के लिए रास्ता खुला और एक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में ऐसा हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो सरकार ने पूरे स्वदेशी के आंदोलन को सरकार के विरुद्ध आंदोलन के रूप में ले लिया
और सरकार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से उस समय जो युवा थे, ये आज के अब तो वयोवृद्धों में हो रहे हैं, मणिशंकर अय्यर, उस समय एक हुआ करते थे विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह, फिर अशोक चव्हाण, ऐसे लोग टेलीविजन पर आकर और ये कहते थे कि विदेशी स्वदेशी की बात बकवास है, विदेशी कंपनियां आएंगी तो अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे प्रोडक्शन आएंगे, और स्वदेशी के आंदोलन को कुचलने के लिए संचार माध्यमों का पूरा प्रयोग किया। दूरदर्शन ने पूरी ताकत लगाई, और बाकी चैनल तो हम सब जानते हैं कि विज्ञापन के दम पर चलते हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनी से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बड़े विज्ञापन दाता नहीं है। तो कभी भी टेलीविजन जो चैनल से प्राइवेट, उनसे तो ये उम्मीद हम कर ही नहीं सकते कि वे स्वदेशी के आंदोलन को प्रोत्साहन देंगे और विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध कुछ ज्यादा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वो इतना कर सकते हैं कि कोई मुद्दा बनता है, कोई समाचार बनता है, जैसे एक समय में बना कि मैगी में और जो रसायन उपयोग हो रहा है वो हानिकारक स्तर तक है, तो उसको दिखा देंगे, इससे ज्यादा वो नहीं करने वाले। इसलिए जन जन में हम लोगों को ही जाकर, विशेषकर शिक्षकों को, उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को, और एक अनवरत चलने वाले आंदोलन के रूप में उठते बैठते, चाय की दुकान पर, कहीं भी रिश्तेदारी में, कहीं शादी विवाह में गए, बातचीत निकलती है और अवसर बनता है तो स्वदेशी के पक्ष में चार बात कहें। तो मैं कह रहा था कि नरसिम्हा राव सरकार ने स्वदेशी के आंदोलन को सरकार विरोधी और स्थापित करना शुरू किया, और फिर मेरी शर्ट में 4 दाग तो तेरी शर्ट में भी 2 दाग, इस तरह का उसका राजनीतिकरण किया गया। अभी उनकी नासमझी थी, जबकि स्वदेशी जागरण मंच जो आंदोलन चला रहा था, स्वदेशी का जो आग्रह कर रहा था, उसकी मंशा इतनी थी कि भारत सरकार WTO के लिए जो वार्ताएं गैट समझौते के चक्रों में चल रही हैं, गैट राउंड ऑफ टॉक्स में जो वार्ताएं चल रही हैं, उन वार्ताओं में यह बताकर, इस स्थिति को दिखाकर कि भारत का जन जन गैट की शर्तों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उसके खिलाफ है, आंदोलित है, सड़कों पर उतरा है, और इसको एक हथियार बनाकर, शक्ति बनाकर बार्गेन करेगी और गैट समझौते में अपने लिए बहुत सारी छूटें लेगी। स्वदेशी जागरण मंच की मंशा ये थी, क्योंकि आपने आर्थिक सुधार कार्यक्रम तो चालू कर ही दिए थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, तो WTO के लिए जो शर्तें गैट कहता गया उसको मानती गई, और स्वदेशी के जो आंदोलन थे इनको मेलाफाइड करने की, डेमोनाइज करने की, यानी ये लोगों में गलत विचार फैला रहे हैं, ये देश की प्रगति के दुश्मन हैं, ये लोग लोगों को 16वीं शताब्दी में ले जाना चाहते, इस प्रकार की बहुत सारी बातें की गई। लेकिन जब वही 1998 से लेकर 2004 भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार चली, तो उस सरकार ने, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, वो समझौते व्यक्तियों के नहीं होते, देशों के होते हैं, तो आने वाली सरकारों को निभाना पड़ता है। तो उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप जो मजबूरियां हैं वो करते हुए भी देश की जनता स्वदेशी के प्रति आकृष्ट हो, स्वदेशी के प्रति उसका आग्रह बढ़े, इसके लिए जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जो स्वदेशी मेले लगाए जा रहे थे, उनको भी समर्थन किया, उनको भी अनुदान देने का काम किया कि ठीक है, भारत की सरकार समझौता करके फंस गई है, हम समझौते से बंधे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक का दबाव है, जो दुनिया की विकसित देश है उनके द्वारा एक घेरेबंदी है, हम आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से अभी इतने सशक्त नहीं हैं, तो सरकार के रूप में हम आपसे नहीं लड़ पा रहे हैं। लेकिन हमारी जनता लोकतांत्रिक देश की जनता है, स्वतंत्र है, जनता स्वयंभू है, और जनता सरकार की गुलाम नहीं है। इसलिए यदि जनता इसको मानने को तैयार नहीं है तो सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर सकती।
और स्वदेशी के कोल्ड ड्रिंक के बजाय हिमाचल के सेब का रस पियो। सारे रेलवे स्टेशनों पर एप्पल जूस के काउंटर्स लग गए थे। विदेशी वस्तुओं के विकल्प के रूप में जो स्वदेशी उत्पाद थे उनकी चर्चाएं होने लगी थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, स्वदेशी मेलों का दम घोट दिया गया, उनको हतोत्साहित किया जाने लगा। स्थान नहीं मिलता था, सरकारी विभागों से सहयोग नहीं मिलता था। तो निजी स्तर पर जो स्वदेशी में सबसे बड़ा जो उत्पादन कर, आज तो हमारे भारत के बहुत सारे उद्योग इस बदलाव की प्रक्रिया में विदेशी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। पूर्ण रूप से स्वदेशी तो हमारा लघु मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग है। और इसीलिए मैं इस बात को आरंभ में ही कहा कि स्वदेशी एक भावना है, स्वदेशी एक संकल्प है। और स्वदेशी की भावना के साथ हम देश की प्रगति और देश को शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, सक्षम बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, रहेंगे। और उसमें जहां आवश्यक होगा वहां विदेशी को स्वीकारेंगे, लेकिन अपने छोटे छोटे सुखों के लिए विदेशी का त्याग करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे। तो यह जो स्वदेशी का आंदोलन आगे अगर बढ़ता चलता है और सबका सहयोग मिलता है तो लघु मध्यम और कुटीर उद्योगों के लिए बाजार की कोई कमी नहीं होगी। प्रधानमंत्री ईमानदारी से एक बार आह्वान करते हैं कि वर्ष में एक जोड़ी खद्दर का कपड़ा खरीदो, तो खादी ग्रामोद्योग में कायाकल्प हो जाता है। खादी ग्रामोद्योग कमीशन की जो रिपोर्ट आ रही है, ऐसा ही आग्रह अगर हम अन्य वस्तुओं के लिए भी अपनाते हैं तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, जो बार बार जापान के उदाहरण दिए जाते हैं कि एक साल जापान में संतरे की फसल खराब हो गई तो अमेरिका ने कहा कि आपके यहाँ संतरे का उत्पादन कम हुआ है और हमारे यहाँ कैलिफोर्निया का संतरा इतना होता है, आप लेते नहीं हो। जापान की सरकार पर दबाव डाला। सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह अपनी आर्थिक प्रगति भी करे और सैन्य सुरक्षा भी करे। तो अमेरिका जापान की सैन्य सुरक्षा का जिम्मा उठा रहा था और दरअसल इसमें अमेरिका का अपना स्वार्थ था, क्योंकि जापान की सैन्य सुरक्षा के नाते उसने वहां पर अपने सैनिक अड्डे बनाए और जापान की सीमा रूस से मिलती है, तो बिल्कुल रूस की सीमा पर बैठने का उसको अवसर मिला था। लेकिन चूंकि सैनिक सुरक्षा जापान की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई दशक तक अमेरिका के ही हाथ में थी पूरी तरह। अब थोड़ा थोड़ा जापान ने अपनी सैन्य सुरक्षा बढ़ाई है, लेकिन अभी भी जापान की सैन्य सुरक्षा में अमेरिका का योगदान है। तो अमेरिका का उस पर बार बार दबाव होता है। जापान की सरकार ने कहा ठीक है, कैलिफोर्निया के संतरे आयात हो जाएंगे, आप यहां पर निर्यात करो। लेकिन वे संतरे आए, बाजार में सजाए गए। जापानी संतरे थोड़े कसैले होते हैं, उनसे अधिक स्वादिष्ट थे, पर एक भी जापानी ने वे संतरे नहीं खरीदे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ संतरा कम हुआ है, हम कम उपभोग करेंगे, हमारा संतरा खराब है, हम वैसा ही खाएंगे। लेकिन हम अपना एक एक येन जापान में ही रखना चाहते हैं और इसलिए संतरे जैसी चीज पर खर्च करके या अन्य छोटी मोटी उपभोग की चीजों पर खर्च करके उसे अमेरिका नहीं भेज सकते। वैसी ही स्पिरिट की आवश्यकता, वैसी ही एक जीवंतता या जीवंत संकल्प की आवश्यकता ये हमारे समाज को है। और स्वदेशी की इस भावना का विदेशी निवेश से कोई टकराव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास युद्धक विमान नहीं है अच्छे, हमने राफेल लिया, लेकिन हम बराबर राफेल खरीदते रहेंगे, ये उचित नहीं है। तो राफेल का बहुत सारा जो उपकरण है, उसके अंदर उपयोग होने वाली चीजें हैं, वो भारत में बनेंगी। अब ये जो भारत में बनेंगी ये राफेल कंपनी के सहयोग से बनेंगी। तो हमारी कंपनियां बहुत से उपकरण छोटे छोटे बनाएंगी, लेकिन उसमें राफेल का और कॉन्ट्रैक्ट होगा, राफेल की निगरानी होगी। तो हम क्या अपनी सुरक्षा के विषय पर विदेशी है इस नाते से राफेल या S-400 जो हमने रूस से लिया एंटी मिसाइल सिस्टम, उसको हम धीरे धीरे अपने आप विकसित करने का प्रयास करेंगे। उस पर काम, रिसर्च और उसका आरंभ हो गया है।
लेकिन क्या जब तक स्वदेशी विकसित नहीं हो जाता तब तक विदेशी हम नहीं छुएंगे, ऐसा करके देश का काम चल सकता है? तो नहीं चलने वाला है। ऐसे ही आप देखिए कि जब एनडीए के शासनकाल में, श्रद्धेय अटल जी के शासनकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चल रही थी सड़क बनने की, तो उस समय हमारे देश में कंपनियां, जो निर्माण कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, वो इस स्थिति में नहीं थी कि वे सड़कें बहुत अच्छी बना सके। तो जापान और कोरिया की कंपनियों को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। लेकिन अब जब सड़कें बन रही हैं तो उसमें ज्यादा हिस्सेदारी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी या जो भारत की अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, वो चाहे एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जीवीके इंफ्रा की बहुत सारी कंपनियां इस बीच विकसित हो गई अधिसंरचना की, और आज उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। धीरे धीरे कंपनियां खड़ी हो गई, लोग यहाँ के हो गए, मशीनें अभी विदेशों से आ रही हैं, कुछ यहाँ बन रही हैं, वो मशीनें भी रेप्लिकेट हो जाएंगी। जो विदेशों से आ रही हैं वैसी मशीनें भी इस देश में बनने लगेंगी। थोड़ा सा संकट इस कारण से हो रहा है इस देश में कि हाल फिलहाल में पिछले 15-20 वर्षों में या 25 वर्षों में कह लीजिए कि ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ, ये जो कंप्यूटर जनित क्रांति हुई, इसके कारण कंप्यूटर साइंस में बीटेक या इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वालों को बहुत मोटी रकम वाले पैकेज मिलने लगे और एक भीड़ चाल इस देश में शुरू हो गई। और हमारा जो सबसे अच्छी मेधा वाला नौजवान है, नवयुवती है, उसका 50-60% और इन्हीं चीजों में चला जाता है। वो सीएस नहीं मिला तो आईटी में कर लेंगे, आईटी नहीं मिला तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और जिसका कि संकट अब समझ में आने लगा है कि जो कोर ब्रांचेस हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सूनी पड़ गई है। जब हमारे यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर नहीं तैयार होंगे तो ऑटोमोबाइल में बेसिक रिसर्च कौन करेगा? जब हमारे यहाँ सिविल इंजीनियर्स नहीं तैयार होंगे तो हाई राइजिंग बिल्डिंग्स खड़ी करने की टेक्नोलॉजी भारत में कौन विकसित करेगा? तो ये जो शिक्षा का विषय है ना, स्वदेशी के हमारे आंदोलन को और स्वदेशी के आधार को, स्तंभ को मजबूत करने के लिए शिक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और इस भेड़ चाल को एक डेटा बैंक बनाकर नियंत्रित करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में किसी को प्रतिबंधित तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक डेटा बैंक बना लें कि आज कंप्यूटर इंजीनियर्स की जरूरत कितनी, यानी कितनी वैकेंसी निकल रही है और कितने इंजीनियर हर साल निकल रहे हैं, और इसको नौजवानों के बीच में प्रसारित कर दे तो अपने आप वो भीड़ छटने लगेगी। अभी तो ये हो रहा है कि बीटेक करके निकलते हैं, 2-3 साल भटकते हैं और फिर उनकी दुर्दशा देखकर दूसरे लोगों ने बीटेक में जाना बंद किया, तो उत्तर प्रदेश के 700 इंजीनियरिंग कॉलेज में से अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए और वो बच्चों के स्कूल में बदल गए। ये स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन स्वदेशी का जो यह विषय है वो एकांगी केवल वस्तु तक सीमित तो नहीं है, तो उसका एक आयाम तकनीक है, एक आयाम शिक्षा का है, लेकिन किसी भी आयाम को जड़ता से नहीं देखा जा सकता। और मैं इस शब्द को बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं यह चाहता हूं कि सबके मन में यह बैठ जाए कि स्वदेशी जड़ प्रवृत्ति से नहीं समझी जा सकती। तो इस प्रकार के जो तकनीकें हैं वो विकसित होंगी। आने वाले समय में कंपनियां खड़ी हो सकती है। भारत सरकार को मूलभूत रिसर्च में जो भी वो योगदान कर रहे हैं उसको काफी बढ़ाने की आवश्यकता है, वो करना चाहिए। अब फिलहाल जब यह चीजें नहीं है और तकनीकी की कमजोरी के कारण हम हमारे उद्योग घरेलू बाजार पर ही डिपेंड कर रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात बहुत कम कर पा रहे हैं। ये कह के हम गर्व कर सकते हैं, अपने पुरखों की उपलब्धता पर अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि एक जमाना था कि दुनिया के व्यापार में, यानी ग्लोबल ट्रेड में भारत का हिस्सा 25 से 30% था, लेकिन आज तो हमारा हिस्सा 1% के आसपास है। अगर हमको दुनिया में निर्यात बढ़ाना है तो हमको फिर उस स्तर की वस्तुएं बनानी होंगी जिस स्तर की वस्तुएं अमेरिका का नागरिक उपयोग करना चाहता है,
कनाडा का नागरिक उपयोग करना चाहता है, यूरोप का नागरिक उपयोग करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया के लोग उपयोग करना चाहते हैं, अफ्रीका के लोग उपयोग करना चाहते हैं, दक्षिण अमेरिका के लोग उपयोग उपभोग करना चाहते हैं, अरब देशों के लोग उनका उपयोग उपभोग करना चाहते हैं। और ये मैंने इसलिए गिनाया कि एक ही स्तर की वस्तुएं नहीं बनानी है, हमको चीन से सीखना चाहिए। अलग अलग बाजारों के लिए अलग अलग तकनीकों का उपयोग करना है। हमारे देश में अभी क्या है, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। मानो कि दुनिया में हर जगह एक स्तर का उपभोग है और एक प्रकार की लोगों की टेस्ट है, एक प्रकार की पसंद है। यूनिफॉर्म लाइकिंग, यूनिफॉर्म टेस्ट कहीं नहीं है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो हमको हमारे देश के जो नीति निर्माता है, जो वाणिज्य मंत्रालय है, उसको भी अपनी सोच बदलनी होगी। हमको डाइवर्सिफाइड स्टैंडर्ड्स पर प्रोडक्शन करने के लिए डाइवर्सिफाइड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। और ये जो डाइवर्सिफाइड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको प्राप्त करना होगा। कुछ जल्दी हमारे देश में विकसित हो सकती है, उनको विकसित करना होगा। लेकिन फिलहाल जो एक वैक्यूम बन गया है, फिलहाल जो हमारे आयात निर्यात के बीच का एक बड़ा घाटा है, उस घाटे को कम करने के लिए दो रास्ते हो सकते हैं। विदेशों से आयात होकर जो चीजें यहां उपभोग हो रही हैं, उपयोग हो रही हैं, उनको कम कैसे किया जा सके, और दुनिया में जो चीजें बिक सकती हैं और जो हमको डॉलर कमाकर दे सकती हैं, उन चीजों का उत्पादन कैसे किया जा सके। और इस दृष्टि से अगर उच्च तकनीक में, हाईली एडवांस टेक्नोलॉजीज में डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सपोर्टेबल गुड्स और कमोडिटीज और इक्विपमेंट्स, यानी विकसित देशों को निर्यात करने योग्य वस्तुएं, सामग्रियां या उपकरण बनाने के लिए अगर भारत में कोई विदेशी निवेश करने आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। और वो विदेशी निवेश लेकर आएगा, तकनीक लेकर आएगा, हो सकता है कि शीर्ष स्तर का प्रबंध भी लेकर आए, लेकिन वो भारत की भूमि का उपयोग करेगा। उस भूमि के बदले में उसे कुछ भारत को देना होगा। वो भारत के ईंट, सीमेंट, भारत के लोहे का, भारत के एल्युमिनियम का, भारत की बिजली का, भारत के जल का, भारत के परिवहन का, भारत के टेलीकम्युनिकेशन का, संचार का, ये सारा तो भारत की चीजों का उपयोग करेगा। तो भारत की इन सारी चीजों के बदले में उसको भारत को आय होगी और बड़ी संख्या में भारतीयों को रोजगार मिलेगा। स्वाभाविक है, वह जो तकनीक लेकर आएंगे, उस स्तर के लोग यदि भारतीय नहीं होंगे तो विदेश से लाएंगे। लेकिन हमारे यहां तो बहुत बड़ी बेरोजगारी अकुशल श्रमिकों की है, अर्धकुशल श्रमिकों की है। अभी जो स्थिति हुई है, हमने देखा है कि हमारे जो लोग और गांव से निकल करके महानगरों में जाकर के रोजगार कर रहे थे, कई कई वर्षों से वहां थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, उनकी आय क्या थी, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, उनकी मासिक आय क्या थी। यानी उनकी मासिक आय इतनी कम थी कि वो 2-3 महीने भी घर बैठकर खाने की स्थिति में नहीं थे। तो अगर कोई ऐसी बाहर से कंपनी आती है और हमारे यहाँ के लोगों को, अकुशल श्रमिकों को, अर्धकुशल श्रमिकों को, थोड़ा कुशल श्रमिकों को, हमारे डिप्लोमा होल्डर्स को, हमारे आईटीआई से कारपेंटर्स को, इलेक्ट्रीशियन को, प्लम्बर्स को रोजगार मिलता है और हमारे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है, उपभोग बढ़ता है, हमारे जीडीपी में वृद्धि होगी, हमारे यहाँ आर्थिक विषमता में भी कमी आ सकती है, तो इसमें हमको आपत्ति क्यों होनी चाहिए। चूंकि कुछ हिस्सा विदेशी है और कुछ लाभ का हिस्सा विदेशी कंपनी ले जाएगी, ये तो वो मानसिकता हो गई कि हमारा लड़का पढ़े न पढ़े, पटीदार का लड़का नहीं पढ़ना चाहिए। भारत इस मानसिकता का था नहीं, ये तो मुगल काल और ब्रिटिश काल में आई है। वरना वसुधैव कुटुंबकम के विचार वाला यह देश रहा है ना। और उस समय भी कहा गया था कि उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो भारत तो उदार चिंतन का, उदार मना राष्ट्र है। तो ये रिजिडिटी हमारे यहाँ, जो मुसलमान मुगलों का शासन रहा, जो अंग्रेजों का शासन रहा, जिनके यहाँ रिजिडिटी है,
एक ग्रंथ मानते हो तो हमारे हो, नहीं मानते हो तो हमारे विरोधी हो, शत्रु हो। उसके कारण आप देखेंगे कि पूरे यूरोप में यह बात धारणा है कि दो लोगों में कौन सबसे श्रेष्ठ है। और इसलिए यूरोप का मैं इसलिए उल्लेख करता हूं कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि अभी ये जब शताब्दी आरंभ हुई, सहस्त्राब्दी सन 2000 के बाद, तो कुछ वर्ष पूर्व जो 20वीं शताब्दी में सबसे महान व्यक्ति कौन है, इसके लिए मतदान कराया गया। उस मतदान में कुछ वोटों से आइंस्टीन जीत गए और महात्मा गांधी पीछे रह गए। हमारे कॉलेज में एक कार्यक्रम हो रहा था, गांधी प्रार्थना समाज नाम की विद्यार्थियों की एक संस्था है, एक अध्यापक उसका गार्जियन होता है। तो वो जो प्रोफेसर जगदम्बा प्रसाद उपाध्याय जी ने उनके वार्षिक समारोह कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया था, हमारे प्रिंसिपल को भी बुलाया। तो हमारे प्रिंसिपल यही बता करके गए कि अभी कुछ दिन पहले महात्मा गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे और कुछ मतों से हार गए, वो रह गया। ही वाज सिंपैथेटिक और कहा कि आइंस्टीन, और फिर वो तुरंत उनको जाना था, चले गए। तो मैंने उस समय तुरंत ये बात कही कि ये यूरोप का चिंतन है कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये भारत का चिंतन नहीं है। भारत का चिंतन है कि सभी श्रेष्ठ हैं, सभी बड़े हैं, और हमने जो अपनी समाज जीवन रचना बनाई है उसमें सबको कभी ना कभी वर्चस्व दिया है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज की में ये वर्गीकृत समाज कहा जाता है। बहुत विकृतियां आई हैं, लेकिन इस वर्गीकृत समाज में जो जातियों के रूप में वर्गीकृत है, लेकिन हर जाति को कभी ना कभी डिक्टेट करने का मौका है कि आज तो हम जो कहेंगे वो माना जाएगा। ये भारतीय चिंतन की विशेषता है। और इसीलिए हमने कहा कि एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। ये इस भारतीय चिंतन का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि स्वदेशी इससे इतर नहीं जा सकता है। हम किसी के भी प्रति घृणा नहीं रखेंगे, लेकिन कोई हमको इतना प्रिय नहीं हो सकता कि हम अपने को त्याग दें। दूसरे का बेटा बड़ा सलोना है तो मां उसको गोद में उठा ले और अपने बेटे को गोद से उतार दे, ये हो सकता है क्या? ये नहीं संभव है, ये होना नहीं चाहिए। और यदि हो रहा है तो यह मान लिया जाए कि ऐसा करने वाले का पानी मर चुका है। और इस नाते तो हम इस स्वदेशी भाव से काम करेंगे, सबको स्वीकारेंगे, जहां जिसका महत्व है उसके महत्व को स्वीकारते हैं, मानते हैं। लेकिन हम लक्ष्य हमारा है पुनः विश्वगुरु बना, पुनः समृद्ध और सक्षम बनना। मैं सोने की चिड़िया शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि भारत में समृद्धि और ज्ञान था, विश्व शांति की हमने चर्चा की, तो हम सोने की चिड़िया कहलाए। और इसलिए सोने की चिड़िया कहलाए कि विश्व शांति के चिंतन में और अपनी समृद्धि से समृद्धि में सबके कल्याण की चिंता करते हुए हम दुनिया, हमारे लोग निकल करके दुनिया में गए, लोगों को शिक्षित किया, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया, और वो अगस्त्य मुनि के से लेकर के और बुद्ध तक, और उसके बाद भी ये परंपरा चली। लेकिन इस पूरे आनंद में हम अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाना भूल गए, और भारत सोने की चिड़िया है ये सोचकर सिकंदर चला था कि चिड़िया तो कभी भी पकड़ लो और कभी भी उसके पंख नोचो। तो हमें आने वाले समय में विश्वगुरु बनना है और स्वर्ण सिंह बनना है, समृद्ध भी बनना है और विश्व की बड़ी शक्ति बनना है। और उसकी दिशा में फिलहाल जहां विदेशी तकनीक की आवश्यकता है और अनिवार्यता है उसको स्वीकार करना है, जहां विदेशी निवेश की आवश्यकता है, जो खाला है, जो गैप है, जो गड्ढा है, उसको भरने के लिए, तो उसको स्वीकारने में संकोच नहीं है। लेकिन इस बात के लिए सतत सतर्क और सजग रहना है कि गड्ढा भरने तक ही विदेशी लाना है, वह आगे बाढ़ बनकर हमारे अपने को आच्छादित न कर ले। और यह सजगता, सतर्कता निवेश रोकने से नहीं होगी,
यह सजगता सतर्कता हमारे जन जन द्वारा बाजार में की जाने वाली मांग के रूप में प्रकट होगी। और यदि हम स्वदेशी के लिए जितना आग्रह आवश्यक है, अर्थात अपने इंद्रिय सुखों से समझौता करते हुए और प्रगति के मार्ग में भी जहां जहां स्वदेशी से ठीक ठाक काम चल सकता है उसको स्वीकारते हुए स्वदेशी के आग्रह पर चलेंगे, विदेशी निवेश भी इस देश में आएगा, दोनों पूरक के रूप में काम करेंगे और दोनों ही विदेशी निवेश, विदेशी तकनीक और स्वदेशी का आग्रह जो लघु मध्यम और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा, जो हमारे किसानों की उपज को प्रोत्साहन देगा। आज पिज्जा और बर्गर और मैक्रोनी और पास्ता, ये तमाम मैं तो खाता नहीं हूं, मैगी वगैरह, इसका ऐसा क्रेज पैदा कर दिया गया है कि मानो इसको न खाने से हमारा स्तर नीचा हो जाएगा। और इन्होंने क्या किया, तो हमारा सत्तू, हमारा परमल, हमारा चूड़ा, हमारी जो भौरी, हमारी जो मकुनी, ये सब आउटडेटेड हो गए, ये बाहर हो गए। वरना ये भी तो बाजार में बिकने वाली चीजें थी। हम बाजार में बर्गर खा सकते हैं तो बाजार में मकुनी क्यों नहीं खा सकते? लेकिन सिर्फ इसलिए कि बर्गर खाते हुए हमको अनुभव होता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय हो गए, हमारा थोड़ा जीव स्तर ऊंचा हो गया, हम बड़े लोग हो गए। और हाँ, ये भी प्रसंग आए तो कहना ही चाहिए, इस देश में कहा गया महाजनो ये न गता सपन था, यानी बड़े लोग जहां चलते हैं, जिस राह पर चलते हैं वो अच्छा पंथ है। अर्थ था, तात्पर्य था, जिनका मानस बड़ा है, जो महामानव है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो गांव का महाजन हो गया। और फिर महाजन जिस रास्ते पर चलता है, दूसरों का शोषण करता है, सूदखोरी करता है, जैसे तैसे अपनी तिजोरी भरता है, उसी को लोगों ने सुपंथ मान लिया। तो अपने मन से यह जो गुलामी की मानसिकता है कि अधिक उपभोग और मकान, भवन, गाड़ी का मॉडल, इससे हमारा जीवन स्तर तय होता है, इस गुलामी की मानसिकता को निकालकर हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार से कितने लोगों का मन प्रफुल्लित होता है, हमारे व्यवहार से कितने लोगों के मन को शीतलता पहुंचती है, कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, इसको अपने बड़े होने का पैमाना बनाकर अगर हम जन जन आगे चलेंगे तो स्वदेशी और विदेशी में द्वंद्व भी नहीं रहेगा और स्वदेशी और विदेशी दोनों ही भारत को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर चलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी बंधुओं को जिन्होंने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के आयोजकों को पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं। जय भारत।